माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को हम सारणी के प्रॉपर्टीज के बारे में वाकिफ कराते हैं कि सारणी के क्या क्या गुण होते हैं। लेकिन आप यदि हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त होना वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। चलिए हम आप लोग को बताते हैं सारणी के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। अभी इसके पहले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बताए थे आप लोग को सारणी क्या चीज़ होता है, सारणी का प्रसार कैसे किया जाता है। द्वितीय कोड की सारणी का प्रसार सिखाए थे आप लोग को, तृतीय कोड की सारणी का प्रसार सिखाए थे। आज जो पेपर होता है, पेपर एग्जाम के समय में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए। तो उस सारणी के जो प्रश्न होते हैं वहाँ हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज लगा के हल करना होता है। तो आपको हम चल रहे हैं प्रॉपर्टीज बताने की सारणी के गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहला गुण हमारा क्या होता है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। चलिए हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। पहला गुण, सारणी यदि सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान चलिए पहला प्रगुण क्या है, किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक, एक नहीं सब उस पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। आप लोग को सत्यापन कराते हैं, वेरिफिकेशन। चलिए लेट एक हम सारणी लेते हैं जिसके सभी पंक्ति या सभी स्तंभ शून्य हो जाते हैं। चलिए हम सारणी के लिए हमारा है 0 0 0 A B C P Q R। यहाँ हम जो सारणी इसका मान है डी। ये आप लोग के सामने से एक सारणी लिए हैं जिसके पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं और बाकी ABC मतलब कुछ भी अवयव, ABC कोई वास्तविक संख्या, ABC P Q R। हमें सिद्ध करना है इस सारणी का बिना प्रसार किए, अर्थात प्रगुण हमारा क्या है कि सारणी का बिना प्रसार किए में दिखाना है इस अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो। तो चलिए हम प्रसार करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे तृतीय कोट के सारणिकों का प्रसार करना। आपको किसी सारणी का प्रसार करना हो तो किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश किया जाना है। तो हम इस सारणी का प्रसार R1 के पदों में कर रहे हैं, R1 के पदों में प्रसार करने पर। चलिए आपको दूसरा स्टेप बताया था, किसी भी सारणी का जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया जाना है उस अवयव के सभी चिन्हों को ज्ञात करते हैं। देखिए हम अगर चिन्ह को ज्ञात करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में बताते थे -1 की पावर i प्लस j करते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। अब चलिए हम कर रहे हैं 0 ले लिए तो 0 से होकर जाने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हैं, आएगा BR माइनस QC। फिर उसके बाद क्या आया हमारा 0 ले लिए, अब ये -0 ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, आएगा AR माइनस PC प्लस 0। ये देखिए ये पंक्ति स्तंभ छूट गया, ये आएगा AQ माइनस PB। तो जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से मल्टीपल 0 माइनस 0 से मल्टीपल 0 धन 0 बराबर 0, अर्थात हमारा वेरिफिकेशन हो गया। किसी पहला प्रगुण, किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक शून्य तो सारणी का मान शून्य होता है। सेकंड क्या है हमारा प्रगुण, किसी सारणी के, अब की बार क्या है, किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको वेरिफिकेशन के साथ साथ। सेकंड नंबर हमारा है प्रगुण, यदि किसी सारणी के
पंक्ति या क्या है हमारा दूसरा प्रगुण? ये किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो, मतलब समान हो, बराबर हो, तो उस सारणी का विमान शून्य होता है। चलिए सत्यापन करके दिखाते हैं। आपको एक डेल्टा डिटरमिनेंट ले लिए हैं। हमें यहाँ कैसे सारणी के लिए आना है? ऐसा सारणी लेना है जिसके दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो। चलिए हम ले लिए ए बी सी और ए बी सी, और कुछ भी लिख लिया, मान लो पी क्यू आर, कहीं भी ले सकते हैं आप, कहीं भी कोई भी। यहाँ आप देखिए दो स्तंभ सर्वसम लिए हैं, हमें सिद्ध करना है इस सारणी का मान शून्य होता है। आपको कुछ नहीं करना, आप सारणी का सीधे प्रसार कीजिए। आपको प्रसार करना इसके नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में बताए थे, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश किया जाना है। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश किया जाना है उस पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को ज्ञात करते हैं। चलिए ए बी सी, तो हम A1 C1 के पदों में कर ले रहे हैं, C1 के पदों में प्रसार करने पर। चलिए प्लस माइनस प्लस, इन अवयव के सभी चिन्हों को ज्ञात करते हैं। चिन्हों को ज्ञात करने के लिए आपको बताया थे -1 की पावर i प्लस j कर लेना। i पंक्ति की संख्या होती है, j स्तंभ। देखिए निकाल रहे -1 की पावर एक का पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 की पावर 2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मिला। -1 की पावर b की निकाले, b का क्या है? तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ -3 हुआ, 3 बार मल्टीपल करें माइनस आ जाएगा। -1 की पावर c के निकाले, आया तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तो -1 की पावर 4 अर्थात प्लस माइनस प्लस आया। इसके अवयव को हम ज्ञात कर लिए चिन्हों को। अब करते हैं प्रसार। चलिए C1 के पदों में हम a लिख लिए। आपको पता है उससे होकर जाने पंक्ति और स्तंभों को छोड़ देते हैं। देखो इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ या पंक्ति ये सब छोड़ो, बचा क्या? BQ माइनस BR माइनस B ले लिए। अब B से होकर जाने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दें, बचे हुए को गुणा करते हैं, ये छूट जाएगा AR माइनस B। अब C लिख लिए, ये छूट जाएगा AQ माइनस। ABR माइनस AQC, इसका मल्टीपल माइनस ABR प्लस BCT प्लस ACQ माइनस BCT। देख रहे हैं BCT प्लस और माइनस, जितना प्लस हुआ उतना क्या होता है? कट जाता है, ये पद कट गया। ACQ माइनस और प्लस कट जाता है, माइनस और प्लस कट गया, आया कितना? 0 बच्चों। तो आप लोग देखेगा कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का, यदि सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में सर्वसम है, तो उस सारणी का मान कितना मिला है? 0। तीसरा हमारा क्या है? प्रगुण नंबर 3, यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में, यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो उस सारणी के मान में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए लिख दे रहे हैं किसी सारणी के
क्या है? यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तन कर दें तो उस सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए हम एक सारणी को लेते हैं, उसका सत्यापन करके दिखाते हैं, वेरिफिकेशन। यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में आपस में विनिमय कर दे तो उस सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा प्रगुण नंबर 3 है हमारा, इसका वेरिफिकेशन करें। एक कोई हम डेल्टा ले रहे हैं, मतलब डी कोई डिटर्मिनेंट है, लिख दिए हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 A3 B3 और हम पहले इसका प्रसार कर रहे हैं R1 के पद में। चलिए यहाँ कर दे रहे हैं R1 के पद में, पदों में विस्तार कर रहे हैं। चलिए चिन्ह निकालते पहले, प्लस माइनस प्लस। A1 ले लिए, ये छूटा, ये छूटा, B2 C3 माइनस B3 माइनस A2, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, B1 C3 A2 ले लिए है तो A2 लेंगे, ये छूटेगा, ये B1 C3 माइनस B1 C3 माइनस B3 C1, धन A3 ले लिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, B1 C2 माइनस B2 C1। अब हम क्या कर रहे हैं, सारणी के पंक्ति R1 के स्थान पे R1 को C1 में और C1 को R1 में बदलने पर में हम क्या बताएं कि जो सारणी दिया है, इस सारणी के पहला रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, और कॉलम जो है हमारा R1 C1 में बदल गया और C1 R1 बदल के, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन को फर्स्ट ले लेते हैं, चेंज कर रहे हैं आपस में इंटरचेंज, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C1 के पदों में प्रसार करने पर, C1 के पदों में फिर चिन्ह निकालते, प्लस माइनस प्लस। A1 ले लिए, ये छूटेगा B2 C3 माइनस B3 C1 माइनस A2 ले लिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, B1 C3 माइनस B3 C1। फिर उसके अलावा हमारा A3 ले लिए, अभी हमारा छूटा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं। जो हमारा पहला सारणी था उसकी जो वैल्यू आई है प्रसार करने पे, हम फिर क्या किए, बदल लिए हैं, रो को कॉलम में, पूरे सभी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में बदल दिए। किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिए। फिर देख रहे हैं उसका प्रसार किए तो दोनों का मान अर्थात क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर भी सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में आपस में विनिमय कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला हमारा प्रगुण नंबर 4, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग। अगला प्रगुण क्या है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग है तो उसे उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए हम देख रहे हैं प्रगुण नंबर 4 क्या है।
यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक पदों का योग से अधिक पदों का योग हो तो उसे उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के, तो उसे क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पूरा सुन लीजिए, हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव, एक नहीं सभी अवयव, दो या दो से अधिक पदों का योग है तो उसे उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ऐसे हमारा कोई सारणिक है A1 B1 C1 प्लस P Q R, ये है A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे तृतीय कोट का सारणिक है, जो पहला स्तंभ है इसके सभी अवयव दो पदों का योग है A1P B1Q C1R। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम क्रम के अकॉर्डिंग A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 प्लस उसी कोटि के दो है, दो पद का योग है तो दो तीन पद का होगा, तीन बताए क्या, दो या दो से अधिक सारणिकों के योग, अर्थात PQR A2 B2 C2 A3 B3 और C3। चलिए वेरिफिकेशन कराते हैं। जो हमारा सारणिक है बोले किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक दो या दो से अधिक पदों का योग है तो उसे उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए वेरिफिकेशन कराते हैं। हमारा क्या है, सारणिक है A1 प्लस P C1 के पदों में इसको हम प्रसार कर दे रहे हैं। C1 के पदों में प्रसार करने पर चलिए उसके सभी के अवयव के चिन्ह, पहला अवयव है प्लस, दूसरा अवयव है माइनस, तीसरा अवयव है प्लस, इसके सभी चिन्ह को हम ज्ञात किए। हमारा क्या है A1 प्लस P, A1 प्लस है। अब क्या करते हैं, जो अवयव लेते हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो ये पंक्ति हो उससे होकर जाने वाली पंक्ति और उससे होकर जाने वाले स्तंभ को छोड़ते हैं, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 प्लस Q। अब इससे होकर जाने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हैं, ये पंक्ति उससे होकर जाने वाली और स्तंभ आया A2 C3 माइनस A3 C2। उसके बाद हम लिखते हैं प्लस C1 प्लस R, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2। अब देखिए इस पूरे पद का गुणा A में होगा कि P में होगा, तो इसका गुणा हम A में कर दिए, अर्थात A1 B2 C3 माइनस B3 C2। अभी एक पद छोड़ दिए, इसको बाद में लिख लेते हैं
देखो फिर प्लस माइनस का माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2। अभी एक पद यहाँ छोड़े प्लस C1 A2B3 माइनस A3B। अब प्लस देखो P लिख ले रहे हैं, P B2C3 माइनस B3C2। अब इसको प्लस माइनस का माइनस हुआ, Q का मल्टीपल भी बाकी तक करवा दिए, A2C3 माइनस A3C2 प्लस R A2B3 माइनस A3B। हम देखते हैं क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ जब इस सारणी का प्रसार किए थे A1 प्लस P इतना सेम पद, B1 प्लस Q सेम पद। अब वही हमारा A1 है तो हमारा A1 प्लस P के साथ A1 आया, तो इस सारणी को हम क्या लिख सकते हैं, A1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। देखिए आप चर्चा करते हैं, ऊपर देखिए यहाँ देखिए A1 प्लस P था, बाकी सेम B1 प्लस Q था, तो हमारा A1 बदला है, B1 बदला है और C1 बदला है। तो A1 है तो हम इसको A1 लिख दिए, बाकी तो सब सेम पद हैं तो वही सेम लिख लीजिएगा, A2 A3 B2 B3 C2 C3। बस क्या था, A1 था, A1 प्लस P के स्थान पे A1 है तो A1 लिख दिए। B1 प्लस Q के स्थान पे हमारा क्या आया है, B1 आया तो हम यहाँ B1 लिख देंगे। फिर और क्या देख रहे हैं, जो हमारा C1 प्लस R है, C1 प्लस R के स्थान पे हमारा आ गया है C1, तो हम इसको C1 कर दिए, प्लस कर दिए। फिर देख रहे हैं आगे जो व्यंजक हमारा बचा है, इसी बेस पे जो इस सारणी का हम प्रसार किए हैं, A1 प्लस P आया था तो A1 प्लस P था, बाकी सेम A2 सेम पद यहाँ भी आया, बस A1 प्लस P के स्थान पे सिर्फ P आया है, B1 प्लस Q के स्थान पे सिर्फ माइनस Q आया है और C1 प्लस R के स्थान पे आ रहा, बाकी सारे पद सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P Q R, और बाकी जो सेम पद है उसको उतार सकते हैं। क्या है, A2 A3 B2 B3 और C2 C3। अर्थात जो हमारा चौथा प्रगुण था, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो उसे उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चौथा हमारा पांचवा की बार आया, पांचवा क्या, देखिए जो अगला हमारा प्रगुण क्या है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति, जैसे कि आप लोग आरबीओ में पढ़े थे, आरबीओ में अगर हमें किसी संख्या से गुणा करा रहा था, जैसे कोई आरबीओ लिख दिए 4A6 मतलब 3, ये मान लो A, हमें 3A निकालना है। आरबीओ में हम आपको बताए थे किसी संख्या से किसी आरबीओ में गुणा कराते तो उसके सभी अवयव में होगा, बट क्या है, लेकिन सारणी में अगर कोई सारणी दिया है और हमें इसमें 3 से मल्टीपल कराना है, किसी संख्या से गुणा कराना है, किसी संख्या से भाग कराना है, तो उससे किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक या तो पंक्ति में गुणा होगा या किसी एक स्तंभ में होता है। तो क्या बताया, किसी सारणी है, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी संख्या, मान लो K है, K से हम गुणा करा लिए तो उससे किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव में गुणा होगा। तो किसी संख्या मान्य संख्या K से गुणा कराते हैं तो जो सारणी का मान होता है, पहले वाली सारणी के मान का कितना गुना हो जाता है, K गुना। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को उसके किसी दूसरे पंक्ति के या स्तंभ के संगत अवयवों को, मतलब जैसे कोई सारणी की मान लो एक डिटरमिनेंट D है और ये लिख लिए हैं 5 3 6 2 1 4 3 2 6। ये देखिए यहाँ काल हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगला प्रगुण जो इसका उपयोग बहुत ज्यादा ही लगेगा आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रगुण इसी का उपयोग होगा। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, जैसे हम C1 ले लें कॉलम, इसको हम C3 में जोड़ लें या C3 में C2 को घटा लें तो जो सारणी प्राप्त होती है उसका मान जो है इस सारणी के दोनों का सेम, अर्थात जो बाद में सारणी प्राप्त होगा उसका मान अपरिवर्तित होगा। अर्थात किसी सारणी के किसी पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परस्पर जोड़ घटा ले तो सारणी के मान में कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। अब इसके बाद के जो सारे आपको एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी एग्जाम्पलर हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे।